हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पीडीपीएमडी के लिए सॉल्व पेपर लेके आया हूँ। पोस्ट डिप्लोमा प्लास्टिक मोल्ड डिज़ाइन, इसके लिए जो सॉल्व पेपर है वो मैं लेके आया हूँ। तो इंग्लिश छोड़ के मैं बाकी का क्वेश्चन देखेंगे, इंग्लिश बाद में देखेंगे। और कल रात में 11 बजे तक जितने लोगों का मेल आईडी मेरे को मिला था, मैं सबको मेल कर दिया हूँ सॉल्व पेपर। अगर आपको सॉल्व पेपर मिल गया तो आप एक बार कमेंट करें कि आई फाउंड सॉल्व पेपर, या फिर मुझे मिल गया है, ऐसा कुछ लिख के कमेंट करें कि मुझे पता चला। उसमें से 1 या 2 लोगों को नहीं पहुंचा होगा क्योंकि उनका मेल आईडी बाउंस कर रहा था। मैं 2-3 बार ट्राई किया, बाउंस हो जा रहा था उनका आईडी। कुछ उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गया या फिर कुछ तो मिस्टेक होगा। आप एक बार फिर से कमेंट कर दें। अगर जिसको भी नहीं मिला है आप फिर से अपना मेल आईडी कमेंट करें, मैं दोबारा भेज दूंगा। और अभी तक एक एडमिट कार्ड नहीं आया, उसमें वेबसाइट पे शो कर रहा है कि टू बी रिलीज सून। देखते हैं कब तक आता है। एग्ज़ाम डेट तो नज़दीक आता जा रहा है। अभी आपके पास 12 दिन बचे हुए हैं, तो आप अच्छे से तैयारी करिए। अभी आज मैं इसको लेके आया पीडीपीएमडी का। इसके बाद एक सॉल्व पेपर और बचा आपका पीपीटी का। उसको कंप्लीट करने के बाद से मैं जीके साइंस का क्वेश्चन अलग से लेके आऊँगा। उसको मैं हिंदी में भी बनाऊँगा। अभी जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है उसको मैं हिंदी में भी कर दूँगा, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो और अभी तक जितने लोग भी अप्लाई नहीं किए हैं वो अप्लाई करना जल्दी से। 2 जुलाई लास्ट डेट है और 12 जुलाई को आपका एग्ज़ाम डेट है। 60 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन होंगे। 60 मिनट मिलेंगे आपको। आप पूरे के पूरे क्वेश्चन करके आ जाना। तो चलिए देखते हैं। इसमें आप स्टार्टिंग में देखिए 10 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का दिया हुआ है। इसमें तीनों पेपर में मैंने देखा 10 क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश क्या है, जो बहुत ही सिंपल है, कोई भी कर लेगा। उसको पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। इंग्लिश को ऐसे भी आप कर दोगे, इतना सिंपल बना है इंग्लिश का पेपर। और बाकी क्वेश्चन भी सिंपल है। चलिए 10 क्वेश्चन तक आप छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए आपका आता है टेक्निकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। अगर जितने भी डिप्लोमा किए होंगे मैकेनिकल से टूल टेक्नोलॉजी मेंटेनेंस, जितने मतलब मैकेनिकल से रिलेटेड जितने भी ब्रांच हैं, उन ब्रांचों में से भी किसी ने भी अगर कोई डिप्लोमा किया तो वो इसको अप्लाई कर सकता है। और उस डिप्लोमा का जो बुक है मैकेनिकल का, वहाँ से सब क्वेश्चन लिए गए। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन द इंक्लूडेड एंगल विद इन द एक्सिस आर। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में एंगल कितने डिग्री का बनता है? 120 डिग्री का बनता है। 120, 120, 120 का 3 एंगल बनेगा आपका आइसोमेट्रिक में। कुछ ऐसा उसका, ठीक है। 120 डिग्री का एंगल बनता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में। ड्राइंग में आपने पढ़ा होगा ना, 100 जो भुजाएं रखी जाती हैं 120 डिग्री पे रखी जाती हैं। जब आप ड्राइंग बनाओगे ना आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में, तो उसको 120 डिग्री पे झुका के बनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर ए होगा। अब सेकंड क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन है, टूल सिग्नेचर कंप्राइज एलिमेंट। वो बोल रहे हैं टूल सिग्नेचर में कितने एलिमेंट होते हैं? तो टूल सिग्नेचर में टोटल 7 एलिमेंट होते हैं। ठीक है। अभी वो 7 एलिमेंट कौन कौन से होते हैं देख लीजिए आप। पहला होता है बैक रेक एंगल। बैक एंगल को एंड रेक एंगल भी बोलते हैं। फिर आपका साइड रेक एंगल, इन रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल, इन कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल और नोज रेडियस। अभी क्या होता है ना, जब भी आप टूल पढ़ोगे ना, टूल्स का जब आप डायग्राम देखोगे ना, तो उसमें कुछ ऐसा होता है। मैं बता देता हूँ आपको।
ये टूल्स होता है, ये आपका टूल्स है, ठीक है। अभी इसको हम बोलते हैं क्लियरेंस एंगल बोलते हैं, इसको लिप एंगल बोलते हैं, ठीक। और इसको रेक एंगल, जो यहाँ पे एंगल बनता है ना उसको रेक एंगल बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें फिगर अच्छे से नहीं बन रहा है, तो मेनली कितने एंगल हम लोगों को देखना रहता है वहाँ पे। रेक एंगल देखना होता है, रेक एंगल और रिलीफ एंगल, रिलीफ एंगल और कटिंग एंगल। कटिंग एंगल किसको किसको बोलते हैं, रिलीफ, क्लियरेंस एंगल और लिप एंगल को मिला करके जो एंगल बनता है उसको हम कटिंग एंगल बोलते हैं, कटिंग एंगल। ये 3 टाइप के एंगल आपको मिलेंगे टूल्स में, ठीक है। तो इन्हीं 3 एंगल्स को डिवाइड किया गया है। रेक एंगल को किस में बांटा गया है, 2 में बांटा गया है, बैक रेक एंगल और दूसरा आपका साइड रेक एंगल, ठीक है। इसी तरह से आपका रिलीफ एंगल को भी ऐसे ही बात, रिलीफ एंगल जो होता है ना, रिलीफ एंगल को दो भागों में बांट दिया गया है, साइड रिलीफ एंगल, इंड रिलीफ एंगल और साइड रिलीफ एंगल। फिर कटिंग एज एंगल जो है आपका वो भी 2 कर दिया गया, इंड कटिंग एज एंगल और साइड कटिंग एज एंगल। और एक होता है आपका नोज रेडियस। ये जो है ना टूल सिग्नेचर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस पर क्या होता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टूल सिग्नेचर हर जगह पूछा जाता है, आपको कहीं कहीं जब एंट्रेंस होगा ना तो आपको एग्जाम इसके न्यूमेरिकल्स पे मिलेंगे। न्यूमेरिकल कैसे होता है, उसमें दे दिया था कि ISA के अनुसार 0, 5, 4 ऐसे, मतलब उसका वो दे देता है। अब उसमें पूछ देगा कि उसका रेडियस बताइए, उस टूल का रेडियस क्या है। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, तो उसमें 0, 4, 5 ऐसे दिया रहेगा ना, तो इसके क्रम में दिया रहेगा। ये जो है हमारा ना, इस क्रम में दिया रहेगा। तो जो अगर 0 है, मतलब जो सबसे पहले है ना, सबसे पहले कोई भी डिजिट है तो वो बैक रेक एंगल होगा। उसके दूसरे नंबर वाले पे जो रहेगा वो साइड रेक एंगल होगा। तीसरे पे जो रहेगा इन रिलीफ एंगल का वैल्यू होगा वो। तो इसी तरह से जो लास्ट में रहेगा ना वो नोज रेडियस रहेगा। लास्ट में अगर मान लीजिए 8 है तो उसका नोज रेडियस कितना हो जाएगा, 8 mm हो जाएगा, ठीक। उसका यही आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इज ए वेरी हार्ड मटेरियल विथ हाई रेजिस्टेंस टू एब्जॉर्प्शन। तो जो डायमंड होता है ना वो आपका सबसे कठोर होता है। बोल रहा है कि इसमें कौन सा सबसे ज़्यादा कठोर है जो, और मतलब रेजिस्टेंस को एब्जॉर्ब कर सकता है, जो खरोच को मतलब उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा कठोर कौन सा होता है, डायमंड होता है। हीरा, हीरा बहुत ही कठोर होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, लेथ मशीन बेड मेड ऑफ। पूछ रहा है कि लेथ मशीन आपने देखा होगा, लेथ मशीन का जो बेड होता है ना, जिस पर लेथ मशीन रखा जाता है वो किस मटेरियल का बनाया जाता है। तो जो लेथ मशीन का बेड होता है ना वो ग्रे कास्ट आयरन का बनाया जाता है। ग्रे कास्ट आयरन ये बहुत ही मजबूत होती है, इसकी एब्जॉर्प्शन पावर अधिक होती है और एक कठोर ज़्यादा होता है। इसमें क्या है ना, इसमें कार्बन कितना % होता है, कार्बन होता है आपका 2 से 4% इसमें कार्बन होता है। कार्बन का क्या होता है ना कि किसी भी मटेरियल में कार्बन की परसेंटेज अगर आप बढ़ा रहे हैं ना तो उसकी हार्डनेस बढ़ेगी, उसकी कठोरता बढ़ेगी। अगर कार्बन का परसेंटेज कम कर रहे हैं तो सॉफ्ट होता जाएगा। द इंक्लूडेड लिप एंगल ऑफ ड्रिल इज, ठीक, लिप एंगल ऑफ ड्रिल इज। तो लिप एंगल कितने होता है उसका, ड्रिल बिट आपने देखा होगा
ड्रिल बिट जो होल करने के काम में आता है उसको हम ड्रिल बिट बोलते हैं। उसका जो लिप एंगल होता है 118 डिग्री होता है। यहीं पे कहीं कहीं पे क्वेश्चन घुमा देता है कि कटिंग चिप का एंगल जो होता है वो कितना होता है, ऐसे पूछ लेता है। कटिंग चिप बोले तो जो अगर आप कुछ कहीं होल कर रहे हैं तो जो छिलका निकलता है ना उसको कटिंग चिप बोलते हैं। तो पूछ लेता है उसका एंगल, उसका भी एंगल इतना ही होगा। तो 118 डिग्री होता है उसका जो टोटल एंगल होगा। ड्रिल एंगल 118 डिग्री होता है ड्रिल एंगल। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, कटिंग फ्लूइड शुड हैव। बोल रहा है कि कटिंग फ्लूइड में क्या क्या होने चाहिए। जैसे भी आप प्लेट मशीन में जब भी काम करोगे या फिर ड्रिल मशीन पे, तो आप कुछ भी अगर काट रहे हो ना, तो उस मटेरियल जॉब वर्क करते समय उसमें हर 5 मिनट 10 मिनट में हम उस पर कटिंग फ्लूइड डालते हैं। उस कटिंग फ्लूइड का नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, उसका कुछ नाम है, हाइड्रो करके है उसका कुछ नाम। तो उसमें कटिंग फ्लूइड हम डालते हैं। उस पूछ रहा है कि उस कटिंग फ्लूइड की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो कटिंग फ्लूइड में हाई हीट एब्जॉर्प्शन होनी चाहिए, मतलब वो हीट को एब्जॉर्ब कर सके, ऐसा होना चाहिए। हाई फ्लैश पॉइंट होना चाहिए, फ्लैश पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए। अगर फ्लैश पॉइंट ज़्यादा रहेगा तो जल्दी आग नहीं लगेगा। अगर फ्लैश पॉइंट उसका कम रहेगा ना तो आग जल्दी पकड़ लेगा। लो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कम होनी चाहिए, मतलब कि डेंसिटी कम होनी चाहिए। ये सभी प्रॉपर्टी होने चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। द टाइप ऑफ टूल यूज्ड ऑन मिलिंग मशीन। पूछ रहा है कि जो मिलिंग मशीन होता है ना उसमें कौन सा टूल यूज़ किया जाता है। टूल जनरली 2 टाइप के होते हैं। जनरली आपको 2 ही टाइप के मिलेंगे, सिंगल कटिंग पॉइंट टूल और मल्टी कटिंग पॉइंट टूल। मल्टी पॉइंट, सिंगल पॉइंट और मल्टी पॉइंट, सिंगल पॉइंट कटिंग और मल्टी पॉइंट कटिंग, 2 टाइप के टूल्स आपको जनरली मिलते हैं। मैक्सिमम आपको यही मिलेंगे। तो जो मिलिंग मशीन होता है उसमें हम मल्टी पॉइंट टूल्स का यूज़ करते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ टू द नॉर्मल रिएक्शन आर इज नोन एज। तो ये आपका हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। द रेशियो ऑफ फ्रिक्शन फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन, आपका फ्रिक्शन का फार्मूला होता है एफ बराबर म्यू आर। एफ क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है, म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, द रेशियो ऑफ फ्रिक्शन फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन। तो एक अगर यहाँ से हम निकाल लेंगे एफ वाई आर, तो यहाँ पे म्यू बचेगा आपका ना। अभी तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक इसका ये कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए अपना फोर्स भी न्यूटन में, नॉर्मल रिएक्शन भी आपका एक प्रकार से फोर्स ही होता है, ठीक है, ये भी न्यूटन में। तो न्यूटन से न्यूटन हट जाएगा, तो इसके लिए आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई मात्रक नहीं होगा। और फ्रिक्शन फोर्स का मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा। कोई भी फोर्स हो उसका मात्रक न्यूटन ही होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और ये फार्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, द स्ट्रेसेस एज एट न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस पे जो स्ट्रेस होता है ना, जीरो होता है। स्ट्रेन क्या होता है, वो भी जीरो होता है। स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों जीरो होता है न्यूट्रल एक्सिस पर। न्यूट्रल एक्सिस किसे कहते हैं, अभी आपको न्यूट्रल एक्सिस आपने जब पूरा डायग्राम आपको बना के समझाना पड़ेगा मुझे। ये देखिए, सपोज करिए ये कोई मटेरियल था, ठीक, ये पहले सीधा था, एकदम पहले सीधा था, ठीक।
अभी क्या ऊपर से जब फोर्स लगाया गया ना तो ये बेंड हो गया, ये बेंड हो गया है। तो इसके बीच में एक एक्सिस होती है, इसे ही हम न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं, ऐसे हम न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो इस एक्सिस पे क्या होता है ना, कोई भी फोर्स काम नहीं करता, कोई भी स्ट्रेस कोई भी स्ट्रेन अप्लीकेबल नहीं होता है, इसे ही हम न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। इसके लिए इसका नाम न्यूट्रल एक्सिस रखा गया है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर को। क्वेश्चन नंबर 20 है, द लिमिट विदिन विच हुक्स लॉ होल्ड्स गुड एज इलास्टिक लिमिट। पूछ रहा है कि गुड्स हुक्स लॉ जो होता है वो कहाँ तक वैलिड होता है। तो हुक्स लॉ जो होता है वो इलास्टिक लिमिट तक ही वैलिड होता है। अपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा होगा, तो इसमें ऐसे जब कर्व आप खींचते हैं ना ऐसे, तो ये जो होता है ना यहाँ पे इलास्टिक लिमिट तक ही ये होता है। ठीक है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं इसको। तो हुक्स लॉ इलास्टिक लिमिट तक ही काम करता है। और आप हमेशा याद रखें कि ये जो एंगल, जब भी हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व खींचते हैं माइल्ड स्टील का, तो ये एंगल क्या होता है 15 डिग्री होता है। ये जनरली आपको बुक में जल्दी मिलेगा नहीं, ये 15 डिग्री होता है। किसी एंट्रेंस एग्जाम में पूछ देता है, ये जो एंगल होता है 15 डिग्री होता है। इस पर क्या होता है, स्ट्रेस होता है और इस पर स्ट्रेन होता है। ठीक, अभी देखिए यहाँ से यहाँ तक हमें लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मतलब इलास्टिक लिमिट है। ठीक, यहाँ से जो शुरू होता है ना यहाँ पे, यहाँ इसके आगे प्लास्टिक लिमिट शुरू हो जाता है। और ये होता है अपर यील्ड पॉइंट और ये लोअर यील्ड पॉइंट होता है। अल्टीमेट स्ट्रेस होता है और ये फ्रैक्चर पॉइंट होता है एक जगह। ठीक है, तो ऐसे इसका किया जाता है। और कोई भी, ये तो हो गया माइल्ड स्टील का। अगर आपको पूछ लेता है टफनेस कैसे मेजर किया जाता है ना, तो टफनेस मेजर करने का तरीका क्या होता है, कोई भी मटेरियल हो, अगर आपको उसका टफनेस मेजर करना है तो आप उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व खींचिए। जो उसके स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के नीचे का जो एरिया आता है ना, यही हमारा टफनेस होता है, ये हमारा टफनेस होता है। ठीक है, एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आर कॉल्ड टफनेस। जो तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर का जो एरिया होता है ना, उसे हम टफनेस बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखें, जो हुक्स लॉ होता है वो इलास्टिक लिमिट तक ही वैलिड होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, एमॉर्फस सॉलिड आर नोन एज नॉन क्रिस्टलाइन। एमॉर्फस सॉलिड नॉन क्रिस्टलाइन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ। ब्रास किसका मिश्र धातु है। तो ब्रास होता है कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है। और इसका वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन कितना होता है, कॉपर आपको मिलेगा 70% और जिंक मिलेगा 30%। ठीक है, तो ब्रास मतलब पीतल कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है, एलॉय है। इसमें कॉपर 70% और जिंक 30% होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि द पर्पज ऑफ हीट ट्रीटमेंट इज टू। मतलब हीट ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है, हीट ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है। तो देखिए, रिलीव द स्ट्रेस सेटअप इन द मटेरियल आफ्टर हॉट और कोल्ड वर्किंग। तो जो हॉट या कोल्ड वर्किंग करने के बाद उसके अंदर जो इंटरनल स्ट्रेस जो होता है ना, उसको दूर करने के लिए हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं। इंटरनल स्ट्रेस को दूर करने के लिए हीट ट्रीटमेंट करते हैं। चेंज ग्रेन साइज, ये भी सही है, ग्रेन साइज को चेंज करने के लिए भी हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं। मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल, तो ये भी सही है। ठीक है,
तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, द यूनिट ऑफ स्ट्रेन इज। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नो यूनिट, कोई मात्रक नहीं होता। स्ट्रेन का मात्रक क्या होता है, तो स्ट्रेन का मात्रक नहीं होता, स्ट्रेन बेमाहीन है, मात्रकहीन होता है। कैसे होता है, स्ट्रेन आपने पढ़ा होगा, स्ट्रेन बराबर होता है प्रारंभिक लंबाई, इनिशियल लेंथ बटे सॉरी, स्ट्रेन बराबर होता है आपका चेंज इन लेंथ टू द, जो प्रारंभिक लंबाई होती है, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन, क्षेत्रफल में परिवर्तन बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल। तो इसका फार्मूला होता है, तो ए बी मीटर में है, ए बी मीटर में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसके लिए स्ट्रेन का कोई मात्रक नहीं होता है। इसी में यंग मॉडुलस एक फार्मूला होगा, यंग मॉडुलस, उसका पी बाई ई ऐसे दर्शाते हैं। पी क्या है, स्ट्रेस है, ई क्या है, स्ट्रेन है, और ई क्या है, यंग मॉडुलस है। इस पर न्यूमेरिकल काफ़ी आता है, आप इसको याद कर लें, ठीक है। यंग मॉडुलस का फार्मूला क्या होगा, इसका तो इसका मात्रक कुछ नहीं है, इसका मात्रक क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यंग मॉडुलस का भी मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, कोई मात्रक नहीं होगा, नो यूनिट। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, बोल्ट एंड नट आर फास्टनिंग डिवाइस। बोल्ट एंड नट पूछ रहा है कि कौन सा डिवाइस है, तो बोल्ट एंड नट फास्टनिंग डिवाइस। फास्टनिंग डिवाइस बोल तो मतलब किसी चीज़ को टाइट करना। बोल्ट एंड नट टाइट करने वाली डिवाइस है, बटिंग नहीं है, लैपिंग जॉइंट नहीं होता, टैपिंग नहीं होता है। आपका ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर एकदम, ये फास्टनिंग डिवाइस है। इसे केवल हम थ्रेड द्वारा टाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। 26 है, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड दैट डिस्क्राइब इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज नोन एज। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बोल रहा है कि तरल, फ्लूइड बोले तो तरल मतलब जैसे कोई लिक्विड का वह कौन सा फ्लूइड प्रॉपर्टी है जो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस प्रतिरोध को विरोध करता है, प्रतिरोध पैदा करता है। तो वो होती है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है, ये जब भी द्रव ऐसे बहता है ना, लिक्विड, तो एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच में क्या होता है ना, कुछ फोर्सेस लगती है जिसकी वजह से इनका स्पीड कम हो जाता है। तो वो किसके कारण होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण होता है, जिसे हम विस्कोसिटी बोलते हैं। तो 27 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, इन बॉयल्स लॉ स्पेस है इज केप्ट कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। बॉयल्स से क्या होता है, P प्रोपोर्शनल टू 1/V। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इसका जो डिफिनेशन होता है, समान ताप पर जब हम किसी गैस का दाब बढ़ाते हैं तो उसका जो वॉल्यूम होता है उसके रेसिप्रोकल में बढ़ता है, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है P बराबर 1/V। अब P बराबर 1/V कैसे आया, PV इक्वल टू T, ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, PV बराबर T। अभी क्या है, T हमारा कांस्टेंट है तो यहाँ C रख देंगे। जब C रख देंगे तो यहाँ पे देखिए P बराबर C/V ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो C की जगह 1 रख सकते हैं, 1/V। तो ये आपका फार्मूला होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का बी राइट आंसर है। टेम्परेचर, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है।
क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनल मेमोरी। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी को इंटरनल मेमोरी बोलते हैं। जब भी आप फ़ोन लेने जाते हो तो आप पूछते हो ना कि इसका रैम कितना है, रोम कितना है, वो सब पता करते हो, तो उसी को हम इंटरनल मेमोरी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूछ रहा है 1841 हाई स्पीड स्टील कंटेंट। हाई स्पीड स्टील जो होता है उसमें जो मटेरियल मिलाए जाते हैं वो इस रेशियो में मिलाए जाते हैं 18%, 4%, 1%। ये उसमें जो भी मटेरियल होता है उसका ये परसेंटेज है। तो इसमें पूछ रहा है वो कौन सा होता है। तो 18% क्या होता है आपका, टंगस्टन होता है, ठीक। 4% क्या होता है, क्रोमियम होता है। 1% वेनेडियम होता है, ठीक है। तो हाई स्पीड स्टील का जो कांस्टेंट होता है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 18%, 18% टंगस्टन मिलाते हैं, 4% क्रोमियम मिलाते हैं और 1% वेनेडियम मिलाते हैं। इसमें एक चीज़ और रहता है, कार्बन। कार्बन इसमें कितना परसेंट रहता है, 0.7% इसमें कार्बन रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लें, ठीक है। हाई स्पीड स्टील का यूज़ कहाँ किया जाता है, ये टूल्स बनाने के काम में आता है। जब भी आप देखोगे ना, आप हैंड कटिंग टूल आप जब यूज़ करते हो ना, तो वो किसका बना रहता है, वो माइल्ड स्टील का बना रहता है। माइल्ड स्टील या फिर कास्ट आयरन का तो नहीं बनाएंगे क्योंकि वो टूट जाएगा। तो जनरली जो स्टील बनाए हैंड कटिंग टूल होते हैं वो माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। माइल्ड स्टील नहीं, सॉरी, हाई कार्बन स्टील। जो हैंड कटिंग टूल होते हैं, जैसे हाथ में लेके आप जिसको काम करते हो, जिस टूल्स को, जैसे चाकू हो गया, हसुआ हो गया, ये सब जो टूल्स होते हैं ना, हैमर हो गया, ये हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। और हाई स्पीड स्टील का यूज़ वहाँ किया जाता है, जैसे मशीन में जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं ना, जैसे ड्रिल बिट हो गया, लेथ मशीन का कटिंग टूल हो गया, ये सब टूल्स क्या होते हैं, हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। ये बहुत ही मजबूत होते हैं और इनमें कोरोजन नहीं लगता है। तो ये हाई स्पीड स्टील का परसेंटेज है, ये मशीनों में यूज़ किए जाते हैं, टूल्स बनाने के काम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 आपका, ए बोल्ट ऑफ M24 टू मीन्स। M क्या है, M24 बोले तो डाया 24 हो जाएगा, डाया बराबर 24। 2 बोले तो इसका पिच हो जाएगा, पिच बोले बराबर 2 mm। 24 mm डाया और 2 mm पिच। अब पिच क्या होता है, पिच जो होता है ना, आप जब भी बोल्ट देखोगे ना, उस पर थ्रेड बने रहते हैं, थ्रेड बना रहता है। एक थ्रेड कैसे बना रहता है, उस पर ऐसे 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 थ्रेड रहता है ना, तो जो दो थ्रेड के बीच का जो गैप रहता है ना, उसे हम पिच बोलते हैं। तो इसमें क्या है, दो थ्रेड के बीच का जो गैप है वो 2 mm है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट 24 mm एंड पिच 2 mm, ठीक है। तो थ्रेड के बीच के अंदर डिफरेंस क्या होता है, उसे हम पिच बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, एल्युमिनियम इज ए सिल्वरी वाइट मेटल। इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर दिया है, एक गलत है, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, वाइट। एल्युमिनियम इज ए सिल्वरी वाइट मेटल। एल्युमिनियम सिल्वर वाइट कलर का होता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। 32 क्या है कि RS-232 इज ए स्टैंडर्ड फॉर। ये आपका सीरियल कम्युनिकेशन ऐसा कुछ करके है, उसका इसका मीनिंग है। ये IT का क्वेश्चन है, तो इसमें नॉन ऑफ दीज दिया है, आप देख लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, जिग आर यूज्ड फॉर ऑपरेशन। जिग
किस ऑपरेशन में किस प्रोसेस में यूज किया जाता है? तो जिग का यूज किया जाता है ड्रिलिंग प्रोसेस में किया जाता है। अब ड्रिलिंग प्रोसेस में जिग का यूज किया जाता है। जिग का काम क्या होता है? एक टूल्स को पकड़ता है, उसको लोकेट करता है, टूल्स को या फिर वर्कपीस को ये पकड़ता है, मतलब ये पकड़ने का काम करता है। जिग एंड फिक्सचर होता है, ये दोनों का काम क्या होता है? टूल्स को पकड़ना होता है और उसको सही जगह पे लोकेट करना होता है, तो उसे हम जिग कहते हैं। तो इसमें ड्रिलिंग मशीन में यूज किया जाता है, ड्रिलिंग प्रोसेस में जिग एंड फिक्सचर का यूज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 आ गया ना, वो 34 HS स्टैंड फॉर HSS हाई स्पीड स्टील, जो अभी आपको बताया ना मैं कि 18, 4, 1 और 0.7। ठीक है, तो 0.7 जनरली पूछता नहीं है, 90% केसों में 0.7 आपको नहीं देगा। यही तीनों का कॉम्बिनेशन पूछता है। 18% क्या है? टंगस्टन है, 4% क्या है? क्रोमियम है और 1% क्या है? वेनेडियम है। ठीक है, 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम, 1% वेनेडियम में हाई स्पीड स्टील मिला के बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। HSS का मतलब हाई स्पीड स्टील। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल इज। इन्वेंट्री कंट्रोल का जो मोस्ट फंक्शन होता है, स्टॉक कंट्रोल सिस्टम टू रन द स्टोर इफेक्टिवली, टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द स्टेट ऑफ मटेरियल, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ दिस। स्टॉक कंट्रोल सिस्टम, रन स्टोर इफेक्टिवली, ये सब उसमें होनी चाहिए इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम में। इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब क्या होता है? जैसे अभी आप जब किसी फैक्ट्री में जाओगे ना, तो उसमें एक डिपार्टमेंट होता है। जब भी आप काम करने जाओगे, कहीं जॉब करने, उसमें एक डिपार्टमेंट रखा जाता है, स्टोर एंड प्रोक्योरमेंट, स्टोर एंड परचेज बोला जाता है उसको। तो जो स्टोर डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, वो जितना भी मटेरियल ख़रीद के आ रहा है उस कंपनी में, मतलब कुछ बनाने के लिए या फिर कुछ काम करने के लिए, उस मटेरियल को अच्छे से रखेगा और उसको अच्छे से स्टैकिंग करेगा, प्रॉपर कोडिंग वगैरह करके रखेगा, साफ़ सफाई करके रखेगा और उसको मिनिमम क्वांटिटी रखने का ट्राई करेगा। मतलब अगर कोई मटेरियल हमें 10 पीस लगना है तो 10 पीस ही मंगा के रखेगा, उसको 11 मंगाना नहीं है। तो मतलब एक्सेस अगर मंगाएगा तो उसका लॉस होगा। तो इसके लिए इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम बनाया जाता है। इन्वेंट्री उसी को, जैसे मटेरियल को हिसाब से रखना, कितना हमारे पास है अभी, उसे ही इन्वेंट्री कहते हैं। अभी कितना मटेरियल हमारे पास है उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। 36 है स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। FW टेलर इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नोन एज। FW टेलर ने एक सिस्टम बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम बनाया जिसको हम क्या नाम से जानते हैं? उसको फंक्शनल सिस्टम नाम से जानते हैं। 38 देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 TQM एंड ISO बोथ फोकस ऑन सप्लायर। TQM एंड ISO दोनों किस पे फोकस करते हैं? सप्लायर पे फोकस करते हैं। TQM क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ISO क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है। द यूजुअल रेशियो ऑफ फॉरवर्ड एंड रिटर्न स्ट्रोक इन शेपर मशीन। जो शेपर मशीन होता है ना, उसमें फॉरवर्ड स्ट्रोक एंड रिटर्न स्ट्रोक जो होता है ना, शेपर मशीन क्या होता है, एक बार आगे जाता है, एक बार पीछे आता है। तो जब वो आगे जाएगा ना तो उसको हम फॉरवर्ड स्ट्रोक बोलते हैं, पीछे आएगा तो हम उसको रिटर्न स्ट्रोक बोलते हैं। शेपर मशीन में
केवल फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही मतलब कटिंग होता है, जो भी प्रोसेस फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही कटिंग होता है। बैक स्ट्रोक में कोई प्रोसेस नहीं होता है आपका, वो केवल पीछे आता है। ठीक है, तो फॉरवर्ड स्ट्रोक ही उसमें मेन होता है। फॉरवर्ड स्ट्रोक को नाम से और जानते हैं, प्रोडक्शन स्ट्रोक या फिर ऐसा कुछ करके उसका नाम है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है जब शेपर मशीन का जो रैम होता है जब वो आगे जाता है और पीछे आता है, आगे जाने का स्पीड और पीछे आने का स्पीड में जो रेशियो होता है उस स्पीड का रेशियो पूछ रहा है। तो आगे जाने का और पीछे आने का जो स्पीड होता है 3/2 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा आपका। फॉरवर्ड स्ट्रोक एंड रिटर्न बैकवर्ड स्ट्रोक का जो रेशियो होता है 3/2 होता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? ट्रिपल टी मीन्स पूछ रहे हैं। तो ट्रिपल टी मतलब होता है, एक होता है टाइम, टेम्परेचर और ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रिपल टी का मतलब ये होता है टाइम, टेम्परेचर एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ट्रिपल टी मीन्स टाइम, टेम्परेचर, ट्रांसफॉर्मेशन। हीट ट्रीटमेंट में हमने पढ़ा होगा इसको, टाइम, टेम्परेचर एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? ड्राइंग से है। ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट में आपने पढ़ा होगा। द सिंबल रिप्रेजेंट ऑफ, जनरली हम लोग 2 एंगल आपने पढ़ा होगा। मेनली एंगल तो 4 होते हैं, बट जनरली हम लोगों को 2 ही पढ़ा जाता है इंडिया में। 2 ही पढ़ना होता है, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। इन्हीं दोनों में हम लोगों को ड्राइंग बनाना होता है। अपने इंडिया में इन्हीं दोनों को फॉलो किया जाता है। तो ये पूछ रहा है कि जो फर्स्ट एंगल का ये जो सिंबल दिया है ना, इस किस एंगल प्रोजेक्शन का है? तो ये जो सिंबल है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का ये सिंबल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का ये सिंबल है। अगर यही थर्ड एंगल होता ना, तो थर्ड एंगल कैसे होता? थर्ड एंगल आपका ऐसे होता है, उसका सिंबल ऐसे होता है। ठीक है, थर्ड एंगल में ऐसे रहेगा उसका सिंबल, और फर्स्ट एंगल का सिंबल ऐसे होता है। तो आप इन दोनों को याद कर लीजिए। ये लगभग बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का जो सिंबल होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका। क्वालिटी एश्योरेंस इज मेनली मेंट फॉर प्रिवेंट रेदर देन डिटेक्शन। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। 43 है फैक्टर्स गवर्निंग द मटेरियल सिलेक्शन। मटेरियल का जब भी हम कोई काम करने जाएंगे तो उसमें क्या क्या मटेरियल लगेगा, और उसमें मटेरियल को चूज करना होगा ना कि किस क्वालिटी का मटेरियल लेना है। तो किस क्वालिटी का कैसा मटेरियल लेना है वो क्या क्या देख के चूज किया जाता है, क्या क्या डिपेंड करता है चूज करने के लिए। तो उसका कॉस्ट, फंक्शनलिटी एंड असेंबली, उसका कितने का है, उसको असेंबल करने में कितना कॉस्ट आएगा, उसका फंक्शन क्या है, स्ट्रेंथ एंड टेम्परेचर, उसका स्ट्रेंथ और टेम्परेचर देखा जाता है। सरफेस फिनिश एंड एस्थेटिक, तो उसका सरफेस फिनिश देखा जाता है। तो इसलिए आपका ऑल ऑफ दी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज़ द लॉ ऑफ, पूछ रहे हैं जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है वो किसके संरक्षण पर आधारित होता है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो होता है वो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। ठीक, एक होता है आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।
सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पे आधारित होता है? वो एंट्रोपी पे आधारित होता है, एंट्रोपी। और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो टोटल एंट्रोपी, जो टोटल एंट्रोपी होता है उस पे आधारित होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, हीट ट्रांसफ़र इन लिक्विड एंड गैस टेक्स प्लेस। जो लिक्विड और गैस होता है ना, उसमें जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो किस माध्यम के अनुसार होता है? तो कन्वेंशन प्रोसेस के थ्रू होता है, कन्वेंशन प्रोसेस। लिक्विड एंड गैस में कन्वेंशन प्रोसेस के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होता है। ठोस में किससे होता है? कंडक्शन के थ्रू होता है, कंडक्शन के थ्रू ठोस में होता है। और निर्वात में कैसे होता है? रेडिएशन के थ्रू होता है, रेडिएशन। जैसे सूर्य से जो किरणें हमारे तक आ रही है ना, ये रेडिएशन के थ्रू आ रही हैं। और कोई दो वस्तुएं रखी हुई कोई, तो उनमें जो ऊर्जा का आदान प्रदान होगा ना, वो कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लिक्विड और गैस में। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 भी अच्छा क्वेश्चन है। एक हॉर्स पावर इज इक्वल टू 735 वाट। एक HP बराबर कितना होता है? 746 वाट। 746 वाट, उसी को हम 735 वाट भी, जब इसका वैल्यू आप निकालेंगे ना एक हॉर्स पावर का, तो 735 से 746 के बीच में आता रहता है। तो कहीं कहीं आपको 735 मिलेगा ऑप्शन में, और कहीं 746 मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। एक हॉर्स पावर बराबर 735 वाट। क्वेश्चन नंबर 47 है कि इज द साइंस ऑफ प्रिसीजन मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज which can be expressed in the terms of linear and angular unit। पूछ रहा है कि the science of precision measurement of quantities which can be expressed in terms of, मतलब प्रिसीजन से रिलेटेड जो साइंस है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिसीजन बोले तो मेजरमेंट से, जैसे मेजर करना, उसका एंगल निकालना, ये सब जो काम होता है ना, उसको हम मेट्रोलॉजी के अंदर में करते हैं। मेट्रोलॉजी, उसको मेट्रोलॉजी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर सी राइट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 48 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है कि द एबिलिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट to give the same value every time the measurement of given quantity is taken is। the ability of measuring instrument to the same value every time। जब किसी भी वस्तु का कोई वैल्यू हम निकालते हैं, अगर बार बार वही माप के निकालते हैं ना, उसको मेजर करते हैं, बार बार वही आता है ना, तो उसको हम रिपीटेबिलिटी बोलते हैं, रिपीटेबिलिटी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है कि इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ टू लिमिट ऑफ साइज ऑफ पार्ट। दो लिमिट, टॉलरेंस इसको बोलते हैं। टॉलरेंस इज द इक्वल टू द, टॉलरेंस आपने पढ़ा होगा, लिमिट एंड फिट। टॉलरेंस क्या होता है? अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट के जो डिफरेंस होता है ना, उसको हम टॉलरेंस बोलते हैं। उन लोगों का डिफरेंस निकाल के टॉलरेंस निकालते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा आपका। टॉलरेंस, लिमिट एंड फिट्स आपने पढ़ा होगा, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। टॉलरेंस, लिमिट एंड फिट्स, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लोअर लिमिट और हायर लिमिट होता है, फिट्स होता है। फिट आपके 3 प्रकार से होते हैं, तो उसको आप एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? द
सरफेस रफनेस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ट्रायंगल। ड्राइंग में जब भी आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ोगे ना, तो जहाँ पे सरफेस रफनेस होता है ना, सरफेस रफनेस को हम इस सिंबल से प्रेजेंट करते हैं। जो सिंबल होता है, मतलब ये सिंबल जहाँ पे बना दिया गया, समझ लीजिए कि वहाँ का जो सरफेस है वो रफ है। सरफेस रफनेस का सिंबल ट्रायंगल होता है। वही पूछ रहा है कि सरफेस रफनेस इज प्रेजेंटेड बाय, सरफेस का जो रफनेस होता है वो कैसे इंडिकेट किया जाता है? वो एक त्रिभुज के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। ट्रायंगल बोलते हैं त्रिभुज। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 50 हो गया। अभी इसके बाद 10 क्वेश्चन आपके और बचे हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा या फिर बाद में लेके आऊँगा, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ऑफिस जाना है। और ये 10 क्वेश्चन आपका किसका है? ये आपका है, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, जनरल स्टडी का क्वेश्चन है। देख लीजिए, ये सारे के सारे जनरल स्टडी का हूँ इज रिगार्ड द मर्डर ऑफ इंडियन, ये जनरल स्टडी का क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन इधर बचा है और 10 क्वेश्चन आपका स्टार्टिंग में बचा इंग्लिश वाला, ठीक है। तो उसको मैं आज इवनिंग में या फिर कल मॉर्निंग में देखते हैं ना, उसको मैं लेके आऊँगा पक्का। और इसको कंप्लीट करने के बाद आपका बचेगा पीपीटी, पीपीटी बचेगा। उसको कंप्लीट करने के बाद मैं खुद से क्वेश्चन जो लेके आऊँगा उसको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके आऊँगा। सबसे पहले साइंस का क्वेश्चन लेके सोच रहा हूँ, मैं साइंस फिजिक्स का क्वेश्चन लेके आऊँगा। फिर मैं साइंस और जनरल स्टडी दोनों का मैं भी लेके आ सकता हूँ, या फिर एक एक करके एक दिन ऐसे करके लेके आऊँगा। तो इसको आप देखिए, अगर कुछ समझ में नहीं आता कमेंट करिए। और जिसको भी सॉल्व पेपर चाहिए तो मेरे को एक बार आप अपना ईमेल आईडी कमेंट कर दो, मैं आपको भेज देता हूँ। और जितने लोगों को अभी तक मेल नहीं मिला, जिन्होंने ईमेल आईडी मेरे को दिया है और उनको नहीं मिला, वो मुझे फिर से अच्छे से लिख के कमेंट करें, क्योंकि उनका मेल आईडी बाउंस कर रहा है। अभी तक जितने लोग भी मेरे को मैसेज किया, मैं सबको मेल कर चुका हूँ। और जिनको नहीं मिला है, मतलब कि उनका मेल आईडी में कुछ प्रॉब्लम है, बाउंस कर गया था। वो 2 बार 3 बार मैंने ट्राई किया, वो बाउंस कर जा रहा था। या तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया या फिर कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक है। आप फिर से रीचेक करके फिर से मेरे को कमेंट करें। और कोई भी प्रॉब्लम होता है आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। तैयारी करते रहिए, हो सकता है एडमिट कार्ड जल्दी आ जाएगा। एग्ज़ाम डेट भी नज़दीक आ गया। और जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है वो 2 जुलाई तक कर सकते हैं। 2 जुलाई लास्ट डेट है। और अप्लाई कैसे करना है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। और सारे अभी जो 3-4 वीडियो मैं इसके पहले लेके आ चुका हूँ, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।